एलिंगवा इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज परवेश एंड ऑल्सो आई एम द फैकल्टी ऑफ एलिंगवा। तो चलिए आज हम लोग नया सीखते हैं और बेसिक ऑफ इंग्लिश मीन्स दैट इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट गाइज इनटू इंग्लिश तो उसके जो पोर्टफोलियोज हैं, टर्म ऑफ कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इंग्लिश की जो स्टार्टिंग है किस चीज़ से इसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है और अंग्रेजी में हम सीखते क्या हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आज मैं आया हूं कि आप भी कहोगे वाह। तो बस वीडियो को अंत तक देखना और काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, जब कभी मेरा वीडियो वॉच करो मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूं और दुनिया से डिफरेंट सिखाता हूं। तो इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, कॉपी कलम पेपर लेके आप बैठ जाओ, बार बार देखो और पूरा देखो, तभी आप कुछ सीख पाओगे। और जब कभी कोई टॉपिक आप लिख नहीं पाते तो स्क्रीनशॉट ले लो ना। हाँ, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंग्लिश का क्लास हम कर रहे थे। इंग्लिश है क्या? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर यहीं पर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि व्हाट वी लर्न इनटू इंग्लिश, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर नहीं दे पाते। 99% लोगों का यही एक समस्या बनी पड़ी है कि अंग्रेजी में हम सीखते क्या है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप भी कहोगे वाह। तो चलिए हम देखते हैं क्या सीखते हैं। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो अब इस लैंग्वेज पर पकड़ बनाना मीन्स दैट, देखो लैंग्वेज होती क्या है। इफ आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, इफ आई डोंट हैव एनी आइडियाज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो इट मीन्स नॉट दैट आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मुझे फ्लुएंसी होनी चाहिए, मुझे इंग्लिश एक लैंग्वेज है उस पर पकड़ होनी चाहिए, तभी तो मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊंगा। तो ये है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है लेटर। लेटर से बड़ा होता है वर्ड, वर्ड से बड़ा सेंटेंस, और सेंटेंस से बड़ा राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल से बड़ा स्पोकन। इंग्लिश लैंग्वेज की ये एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि टेबल क्या है। अब बात करते हैं लेटर पे। लेटर क्या है? तो लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज का? ऑफ एनी लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कोई भी साउंड हमको बोलना है, सीखना है, और लैंग्वेज हम सीखते हैं तो पहले क्या होता है, जैसे हिंदी में जाएंगे तो हर से ऐसे करके बच्चा बोलो तो पा, तो उसी प्रकार से। तो लेटर, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का सेंस क्या है। तो कहने का है कि बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं A to Z, तो अब ये अल्फाबेट ग्रुप को कहा जाता है। हाँ, ये बीमारी आप लोग हटा दो कि यह अल्फाबेट है। अल्फाबेट क्या है? तो वह एक सिस्मेटिक टेबल है लेटर का। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो यहां पर जो है A to Z टोटल 26 है इसके अंदर अक्षर, और ये सभी मिल को कहा जाता है। इसमें जितने भी 26 हैं A to Z, दीज आर कॉल्ड लेटर, और ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं। अब इससे कह रहा है कि लैंग्वेज में क्या होता है, इससे बड़ा वर्ड होता है। वर्ड मीन्स शब्द। अब वर्ड क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर मैक्स अ कंप्लीट सेंस, उसको हम वर्ड बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। डिफिनेशन भी आप रिप्ले कर करके सुनो, अगर फेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर है। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। तो कहने का मतलब है कि वाक्य हम उसे कहते हैं जो क्या हो, पूरा अर्थ देता है और क्रमबद्ध हो। तो क्रमबद्ध का तरीका हम समझते हैं। ये जो सेंटेंस का क्रम होता है वो होता है, बिगिनिंग में आपको सब्जेक्ट देना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कहीं पढ़ते हैं तो हमको ये रूल्स दे दी जाती है। अब इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जो क्रम होता है, पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर, यानी क्रमबद्ध तरीके से हो और जो पूरा अर्थ दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये इनका सर्टेन ऑर्डर है। किस चीज का? तो एक्टिव का। क्योंकि हमको दो फॉर्मेट पढ़ना होता है। यदि आप लोग अंग्रेजी में इंटरेस्ट है आपको और थोड़ी बहुत जानकारी है, तब तो ये लेक्चर आपके लिए कारगर साबित होगा, और नहीं है तो फिर भी आप समझें। तो ये हो गया हमारा जो ये क्रम होता है, पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर। वाक्य का वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ये होता है एक्टिव वॉइस के लिए। यहीं पर पैसिव में क्या होता है? तो पैसिव में हम सभी जैसा कि जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है
उसके बाद वर्ब ये जो है ये वर्ब नहीं होता, इसमें ऑलवेज V3 यूज होता है। अगर एक्सिलरी वर्ब है तो उस हिसाब से कि पैसिव में उसका क्या है उस हिसाब से आती है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इज आर एम वाज वर्ब वाला जो सेंटेंस है, कैन में कुड मॉडल वुड शुड, जब आप वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन होगी इस पे। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, इसको एजेंट बना दिया जाता है, यानी आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो ये हो गया हमारा पैसिव का। तो पैसिव का जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है, यानी ये वर्ब नहीं लगता है, यहाँ पे V3 लगता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का क्या आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से हम किस सेंटेंस को पैसिव में बदल रहे हैं वो सीखना पड़ता है। मैं भी आप लोग को सिखाऊंगा। अभी हमारा लेक्चर क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश की जो बिगिनिंग है स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर है, और लेटर से स्पोकन तक का क्या टर्म है, हमको अगर पढ़ाई करना है तो किस वे में चलना होगा, सेंटेंस सीखना है या अदर कुछ सीखना है, वो डिस्कशन होगी। तो चलिए, तो ये होता है, ये किसके लिए होता है, पैसिव के लिए। तो ये हो गया हमारा टर्म ऑफ कंडीशन। बस यही दो कंडीशन पूरा जिंदगी हम लोग यही पढ़ते हैं, टू क्रिएट ए सेंटेंस। अगर आपसे आज के बाद कोई सवाल करे व्हाट डू यू लर्न इनटू इंग्लिश, तो यू हैव टू से ओनली दैट वी लर्न हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस। कि हम सेंटेंस क्रिएट कैसे किया जाता है उसी चीज को हम सीखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या होती है, कंप्रीहेंशन पावर बढ़ती है, यानी कहने का मतलब कि राइटिंग स्किल क्लियर हो जाता है। कोई टीचर हमें बुक पढ़ा दे तो हाउ टू गिव द आंसर, यदि आपका सेंटेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। तो बुक पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कहानी हिंदी में याद है, इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम समझ नहीं पाते हैं, इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। यदि हमारा सेंटेंस स्ट्रॉन्ग है तो इससे बड़ा होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब कि सुबह से लेके सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा दी जाती है, कोई टीचर पढ़ाता है और वो आपको टॉपिक नहीं देता है कि अर्ली मॉर्निंग से लेके एट नाइट तुम क्या करते हो, नहाना, खाना पीना, सोना, खेलना, वहां जाना, कहीं से आना, और सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना जब तक आपको नहीं आता है तब तक आप अंग्रेजी का प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट नहीं होता। तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले यहाँ, और एक टीचर का दायित्व है कि वो आपको सिखाए। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लेक्चर लेके आऊंगा। अभी छोटे छोटे क्लिप दे रहा हूं थोड़ा नॉलेज के लिए, लेक्चर बस बहुत जल्द आप लोगों के बीच रहूंगा और एक टॉपिक लेके आऊंगा और पूरा घंटा का क्लास चलेगा। तो यहाँ पर हो गया राइटिंग स्किल, मीन दैट कि कुछ दिन भर क्या किया, लिखे और उस अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। अगर ऐसा प्रैक्टिस आप करते रहते हैं तो लास्ट में बन जाता है आपको स्पोकन, मीन दैट आपको बोलने आ जाता है। व्हाट इज हैपनिंग देयर, आई हैव, शी एंड वाज, देन बिगन टू राइट। उसके बाद हम लिखने लगते हैं, इफ आई हैव नॉलेज, माय सेंटेंस इज स्ट्रॉन्ग, आई एम एबल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, दिस ऑल थिंग्स विल बी क्लियर इफ योर सेंटेंस इज स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को लिख के फिर विदाउट वॉचिंग वी कैन स्पीक, अगर बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाती है, इज कॉल्ड ए स्पोकन। तो यहां से यहां तक में हम क्या सीखे, तो अंग्रेजी में अगर हमको कुछ सीखना है तो क्या सीखना है बच्चों, तो हमको सीखना है सेंटेंस। 55 से लेके 11, 12 फील्ड कंपटीशन, फिर कुछ कहीं भी जाओ, हाउ टू क्रिएट ए सेंटेंस। सेंटेंस में अब क्या क्या सीखना होता है, तो कह रहे हैं सेंटेंस में देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कभी फिर ये नहीं पूछ रहा किसी टीचर से कि अंग्रेजी में हमको क्या सीखना है। यू हैव माइंड, यू हैव टू ट्रेन इट, व्हाट वी हैव टू लर्न और नॉट। कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो खामोश नहीं रहना है, क्योंकि एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डेवलप अ मैन, स्टेट एंड नेशन। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे राष्ट्र को क्या करती है, डेवलप करती है, आपको डेवलप करती है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है आज का जो लेक्चर है वो है कि इंग्लिश हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या, कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ये बेस कहां से कैसे गेन करूं, ये तो आपकी काम है। तो आइए अब यहां पर सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं। इसमें अब सेंटेंस कहना है, या आप समझ लो सेंटेंस आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद है प्रीडिकेट, यानी आपको मैं यहां पर समझा देता हूं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। नंबर 1 में होता है सब्जेक्ट और नंबर 2 में प्रीडिकेट। सेंटेंस के बस 2 ही पार्ट्स होते हैं,
जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में क्या क्या आता है, तो एक में आपको आ जाएगा वर्ब, दो में ऑब्जेक्ट और तीन में कॉम्प्लीमेंट। देखिए बच्चों, समझ रहे हैं? तो यानी कह रहे हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द मार्कर, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट इट्स कवर, सेकंड इट्स नीब्स, थर्ड इज इट्स रिफिल, फोर्थ इज इट्स बॉडी। तो यानी इस मार्कर का 4 पार्ट्स है। उसी तरह से सेंटेंस को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनके 2 ही भाग होते हैं। सेंटेंस आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि 2 ही पार्ट्स है। फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन द ग्रामर, दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, व्हिच टाइप्स ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज विद द सब्जेक्ट। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकते, और जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि कोई नाउन या प्रोनाउन ही किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, कोई नाउन और प्रोनाउन ही किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, और कोई नाउन या प्रोनाउन ही वाक्य का कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे? आप बने रहिए, मैं आपको सिखाता हूं। तो यहां पर आ जाइए। तो 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट का देखो बेटा फॉर्म क्या होता है, सब जोड़ जैक्ट बराबर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है सब जोड़ जैक्ट बराबर सब्जेक्ट। इसका मतलब है सम बॉडी डूअर। सब्जेक्ट का मतलब होता है सम बॉडी डूअर, डू मिस करना, डूअर मिस करने वाला, तो डूअर। एक्टिव का सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव का सब्जेक्ट रिसीवर होता है। जैसे राम आम खाता है, तो यहां पर राम क्या कर रहा है? खा रहा है। किस चीज को? आम को। यानी इस वाक्य का एक्टिव वाक्य है और इसका जो सब्जेक्ट राम है वो डूअर है। आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो वहां पर राम खाने का काम कर रहा है, खाया आम को जा रहा है। किसके द्वारा? तो राम के द्वारा। तो वहां पर तो यानी एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो सब्जेक्ट का रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इस चीज को समझते हैं। अब किसी वाक्य को एक्टिव में हम बना रहे हैं तो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगी। सब्जेक्ट से शुरू होगी तो आइडेंटिटी, मतलब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका पहचान क्या है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू जज व्हिच टाइप्स ऑफ वर्ब वी हैव टू पुट इन अ सेंटेंस। मतलब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी प्रत्येक सेंटेंस का अपना पहचान होता है। इजारम का आप कहाँ करते हैं? राम आम खाया है, क्या इजारम लगेगा? परफेक्ट टेंस हो गया, आइए। तो इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, कहाँ पे इजारम का यूज करना है, कहाँ वाज वर, कहाँ हैज हैव, कहाँ कैन में, कुड, शुड, हाउ टू, दिस ऑल थिंग V1 V2 V5। ये वर्ब में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब कितने तरह के हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस वर्ब का किस सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट है, मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर आप लोग के लिए बनाऊंगा। अभी इस चीज को समझते हैं। अब कोई भी सेंटेंस है इसमें, जैसे एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर कि राम इट्स अ मैंगो। एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें मैं कहूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो इसको सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने का एक बहुत सा आसान तरीका है। आप लोग देने कोई भी सेंटेंस हम यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी वी हैव टू पुट द वर्ब इन अ सेंटेंस। कहाँ पे इजारम, वाज वर। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको प्रत्येक सेंटेंस का खुद का आइडेंटिटी है। प्रेजेंट टेंस है तो V1 V5 लगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो इजारम V4, ये वर्ब हो गया। परफेक्ट टेंस लेंगे तो हैज हैव V3। तो इस प्रकार से या यहीं पर रहेगा, यह आम है तो इजारम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो वर्ब तो यूज करना आता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ उसको आप ब्लॉक कर दो, ये हो गया ब्लॉक। यानी इस सेंटेंस में इट्स वर्ब है, राम इज गोइंग टू मार्केट, इस सेंटेंस में इज गोइंग ये वर्ब है। अब ये वर्ब को मैंने क्या किया, सर्कल मार्क में कवर कर दिया। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसके लेफ्ट में जो बचा और इसके राइट में जो बचा,
तो लेफ्ट में जो बचा ये आपका सब्जेक्ट है और राइट में जो कुछ भी बचा वो ऑब्जेक्ट है। छोटा सेंटेंस हो, छोटा से बड़ा हो, उससे भी बड़ा, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के होते हैं वाक्य में, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इंट्रांजिटिव, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये वर्ब को मुझे कलेक्ट कर लेना है, मैंने वर्ब को सर्कल किया और लेफ्ट में सब्जेक्ट राइट में ऑब्जेक्ट। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन ही वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर राम भी नाउन, राम का नाम नहीं लेंगे तो ही आ जाएगी। यहां पर राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। तो यानी कहने का मतलब साफ है कि कोई नाउन या प्रोनाउन ही वाक्य का सब्जेक्ट होता है और कोई नाउन या प्रोनाउन ही वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस चीज पे डिस्कशन करना है। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट का बहुत, तो सब्जेक्ट का डिफिनेशन यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख ले, द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग सीख लिए हैं क्या कि ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, इस चीज को, क्योंकि रूल्स में कोई भी टीचर कहीं भी हम पढ़ रहे होते हैं तो टीचर भी सजेस्ट करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट तो समझ गए कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है जो वाक्य में कब आता है, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कह रहे कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो, सेंटेंस में जो वर्ब अप्लाइड होता है इसके बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन है वही तो आपका ऑब्जेक्ट है। अब फिर ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। अब ये आगे में नाउन यूज है, अभी तो नॉर्मली हम एक्टिव में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिव में काम है ही नहीं। जब उसका हम पैसिव पढ़ रहे होते हैं तब हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो वहां पे बड़ा समस्या होती है। तो इसलिए हम लोग अभी सीख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। अब यहां पर देख लो, कॉम्प्लीमेंट के लिए दो वर्ड आपको सीखना होगा, एक होता है इंपैक्ट और दूसरा सरपास। इंपैक्ट मीन्स प्रभाव करना, प्रभाव करना, और सरपास का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे निकल जाना। अब हमको देखना है क्या, कॉम्प्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है। मींस दैट कहने का है कि कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्ब इंपैक्ट। कह रहे ये भी ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, मींस दैट ये भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, लेकिन उस नाउन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे वर्ब इंपैक्ट होता है। अब इंपैक्ट क्या होती है, तो प्रभाव पड़ना, और सरपास क्या होता है, आगे निकल जाना यानी आगे बढ़ जाना। मींस दैट आगे जो नाउन, वर्ब के जो आगे कोई नाउन या प्रोनाउन है उसको सरपास कर रहा है। तो कैसे, तो आइए समझते हैं। पहला सेंटेंस में हमने देखे यहां राम ईट्स आम मैंगो, कहने का मतलब है कि राम आम खाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, खाता है। अब हमको जज करना है इंपैक्ट को और सरपास को, इंपैक्ट हो रहा है या सरपास हो रहा है। तो यहां पर राम क्या कर रहा है, तो क्रिया हो रही है, क्योंकि वर्ब का क्या कहना है, स्टैंड फॉर डूइंग और डूइंग समथिंग। वर्ब का मतलब यह है कि करने या होने का को तो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है राम ईट्स अ मैंगो, तो राम क्या कर रहा है इस वाक्य में, तो वो खा रहा है। किस चीज को खा रहा है, तो अ मैंगो, आम को। तो कहने का तात्पर्य है क्या ये जो खाने की क्रिया हो रही है आम को, तो आम पे इंपैक्ट हो रहा है। तो सीधा सा जवाब है हाँ हो रही है। पूछे कैसे हो रही है, तो सर ये आम खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर राम आम खा रहा है तो उस पर खाने का जो क्रिया हो रहा है तो क्या आम पे प्रभाव पड़ रहा है, सीधी सी बात हाँ पड़ रहा है। कैसे, तो आम खत्म हो जाएगी, वो खा चुका होगा, तो ये प्रभाव। तो यानी यहां पर क्या हुआ, वर्ब का क्रिया, तो वर्ब का क्रिया इंपैक्ट हुआ। तो जिस वाक्य में ये वर्ब इंपैक्ट हो तो वो उस वाक्य का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी यहां पर जो है ये मैंगो, ये क्या है इस वाक्य का, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस में हम देखते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यहां पर राम का जो क्रिया हो रहा है जाने का हो रहा है, कहां जा रहा है, तो इस मतलब जा रहा है, कहां जा रहा है, तो मार्केट। अब यहां पर पूछेंगे क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है नहीं। कुछ आदमी का कहना होता है हाँ सर प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है बाबू, तो दूरी कम हो जाएगी। अरे दूरी पड़ना, वो तो मार्केट हम जा रहे हैं तो क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ेगी, जाएंगे मार्केट, मार्केट बंद हो जाएगा, सारे दुकानदार सैल्यूट ठोकने लगेंगे। मार्केट हम जाएंगे, सारे दुकानदार बाहर निकल निकल के मुझे क्या पीसी देना शुरू कर देंगे कि आ गए प्रवेश आ गए। ऐसा कुछ नहीं, मार्केट हम अपने स्वयं के काम के लिए जाते हैं।
मार्केट जाएंगे तो परचेज कौन करेगा? हम करेंगे। पैसा किसकी खर्च होगी? हमारी होगी। जरूरत के सामान जो घर में आएंगे, किसके घर में आएंगे? मेरे घर में, ना कि मार्केट के घर में। तो यहां पर जो जाने का क्रिया हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंपैक्ट नहीं हो रहा है, वो सरपास हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सरपास। तो जिस वाक्य में वर्ब का जो क्रिया है वो सरपास हो जाए तो वो हमारा होता है क्या चीज? क्या चीज? हाँ हाँ बोलिए आप। कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस वाक्य का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। एक और सेंटेंस पे हम लोग क्विज करते हैं, यही सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे ना सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, अब ये वर्ब है, ये वर्ब मैंने यूज किया। इधर सब्जेक्ट है और इधर ऑब्जेक्ट है। अब हमको श्योर होना है कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या करेंगे? तो वही, मोहन कहां जा रहा है? स्कूल। तो ये जो जाने का क्रिया हो रहा है, तो क्या ये स्कूल पे इंपैक्ट हो रहा है? तो सीधी सी बात है, मार्केट की तरह नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल जाएंगे तो स्कूल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब स्कूल हम जाएंगे तो शिक्षा कौन प्राप्त करेगा? हम करेंगे। ऐसा तो नहीं स्कूल जाएंगे वहां भूचाल आ जाएगी, सारे टीचर खड़ा हो जाएंगे, ऑफिस से बाहर आके रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। राम पढ़ना, एक स्टूडेंट है, स्कूल जा रहा है तो वो पढ़ने के लिए जा रहा है, अपने लिए जा रहा है। यदि वो स्कूल जाएगा तो इम्पैक्ट उस पर होगा, जो भी सरकारी गवर्नमेंट के लाभ है वो उनको मिलेंगे। नॉलेज अगर किसी की बढ़ेगी तो वो किसका बढ़ेगा? मोहन का। तो यहां पर क्या हो रहा है? क्रिया सरपास हो रहा है। तो बताओ ये वाक्य का क्या हुआ? तो ये वाक्य का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो क्या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एक दूसरा वे है इसको चेक करने का। अगर आपने एक्टिव टू पैसिव पढ़ा होगा तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट इजी वे में ले लेते हैं। अब जैसे कोई भी सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है हमको, ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे? हम ग्रामर का पैसिव का रूल अप्लाई करेंगे। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, इसका पैसिव वर्ब है ईज आर, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव में। तो ए मैंगो जो है ये क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि ए मैंगो इज ईटन बाय राम। अब देखो ये पूरा सेंस दे रहा है, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव क्या? एक्टिव में सेंटेंस है, इसको मैंने किस चीज में बदल दिया? पैसिव में। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया, मैंगो इज ईटन बाय राम। तो यानी इसका हिंदी क्या हो गया कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो यानी जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसका पैसिव बन जाता है, और ये पैसिव करेक्ट है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है। और दूसरा है राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इसको ये देखो, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका वर्ब सेम होता है, बीइंग 3 लग जाता है, और वहां पे टू मार्केट। अब यहां पर देख लो आप क्या होगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो टू मार्केट को हम ऑब्जेक्ट में ले नहीं सकते। मार्केट इज बीइंग गॉन, अब बाय राम को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय राम। अब इसका सेंस निकालो, तो सेंस क्या निकल रहा है? यहां पर तो सेंस निकल रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। यहां पर हो गया मार्केट को राम के द्वारा भेजा जा रहा है, मार्केट को राम के द्वारा भेजा जा रहा है। ऐसा कभी संभव है? नहीं ना। तो जब किसी सेंटेंस, दूसरा कॉन्सेप्ट है, if you have any ideas about passive, how to translate what is the correct verb of the passive according to identity, you are able to recognize and convert into passive, तो आप कॉम्प्लीमेंट को इजी वे में पकड़ सकते हो थ्रू द रूल्स ऑफ पैसिव। अब पैसिव का ये रूल है कि जिस एक्टिव का पैसिव ना बने, अगर बना तो लेते हैं और वो सेंस उल्टा पुल्टा दे तो आप समझ जाना वो उस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो पैसिव में कॉम्प्लीमेंट का काम, सॉरी, साउंड अच्छा देता। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलते हैं। और काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइस, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि जो व्यूज आ रहे हैं, आप लोग एकदम निरंतर रेगुलर पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर के साथ साथ व्यूअर्स भी सराह रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। बस जब कभी आप मेरा टॉपिक देखें तो कॉपी और कलम साथ में रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।